हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल नोटिफिकेशन को जरूर दबाएं। ज्योतिष रतन केंद्र चैनल में हम आपका स्वागत करते हैं साथियों। और आज की जो चर्चा रहेगी इस कार्यक्रम के दौरान वो चर्चा रहेगी खरमास को लेकर के। जी हां, कि 2024 जो ये चल रहा है वर्तमान वर्ष, इसमें खरमास कब से आरंभ होगा, कब तक रहेगा, और खरमास वर्ष में कितनी बार आता है या एक वर्ष में मतलब कब कब आता है, ये इसके विषय में भी आपको बताएंगे। और कौन से ऐसे कार्य हैं, शुभ कार्य, जो इस खरमास के दौरान जातकों को नहीं करने चाहिए। क्योंकि अगर इन खरमास के दौरान में भी यूं तो आप अगर कहीं भी देखेंगे तो बहुत ऐसे वीडियोस भी मिलेंगे आपको कि जिसमें या और भी कई जगहों पर आप देखेंगे कि खरमास का जो अभी हम आपको ड्यूरेशन बताने जा रहे हैं कि कब से कब तक का रहेगा, इसके विषय में भी पूरी जानकारी आपको देंगे संक्षेप में। तो उसी दौरान सारे शुभ कार्यों के मुहूर्त भी निकलते हैं। मुहूर्त तो निकलेंगे ही, लेकिन हमें वो कार्य उन मुहूर्तों में करने नहीं चाहिए। खरमास का असली मतलब यही है कि मुहूर्त समय निकलने के बाद भी हमें उन मुहूर्त समय में अगर खरमास चल रहा है तो वो शुभ कार्य नहीं करने चाहिए। अब हम इसकी चर्चा थोड़ा सा विस्तार से कर लेते हैं आपके साथ। तो साथियों, इस वर्ष 2024 में खरमास की जो शुरुआत है वो दिनांक 14 मार्च वर्ष 2024 जो चल रहा है, दिन गुरुवार से हो रही है। जी हां, क्योंकि इसी दिन सूर्यदेव मीन राशि में करेंगे प्रवेश, अपनी मित्र राशि मीन में, यानी गुरु बृहस्पति की राशि मीन में उनका प्रवेश होने जा रहा है। कब से जा रहा है? 14 मार्च सन 2024 दिन गुरुवार से। तो और ये जब उनका प्रवेश होगा मीन राशि में, तो ये खरमास जो है उसी दिन से आरंभ भी हो जाएगा। और ये खरमास फिर रहेगा 13 अप्रैल 2024 तक, क्योंकि सूर्य जो है वो मीन राशि में 13 अप्रैल 2024 तक बने रहेंगे, संचार उनका होता रहेगा। पहला खरमास 16 दिसंबर 2023 को आरंभ हुआ था। पहला खरमास इससे पहले वो हुआ था 16 दिसंबर 2023 को आरंभ, जब सूर्यदेव ने धनु राशि में किया था प्रवेश, तथा उसकी अवधि जो थी वो 15 जनवरी सन 2024 तक थी। क्योंकि 15 जनवरी को सूर्य जो थे वो धनु राशि से निकल करके मकर राशि में उन्होंने प्रवेश किया था। उसी दिन से उत्तरायण भी आरंभ हो गया था। तो पहला खरमास जो था वो 16 दिसंबर 2023 से लेकर के और 15 जनवरी 2024 तक था। और ये अब जो दूसरा खरमास आरंभ होने जा रहा है, ये मैंने जैसा अभी आपसे कहा कि जब उनका सूर्यदेव का मीन राशि में प्रवेश होगा 14 मार्च सन 2024 दिन गुरुवार को, उस दिन से आरंभ होकर के और जब तक सूर्यदेव अपनी मित्र राशि मीन में बने रहेंगे 13 अप्रैल 2024 तक, तब तक ये खरमास भी बना रहेगा। और इस ड्यूरेशन में 14 मार्च 2024 से लेके 13 अप्रैल 2024 के बीच में हमें कोई भी शुभ कार्य नहीं करना चाहिए। ये हमारे धार्मिक ग्रंथों में ऐसा मान्यता है उनके अनुसार। अब आपको हम थोड़ा सा विस्तार से इसकी चर्चा करने वाले हैं। तो साथियों, जैसा कि मैंने अभी आपसे कहा चर्चा के दौरान कि जो ये खरमास की जो अवधि होती है, इसको हमारे शास्त्रों में शुभ नहीं माना गया है। इस दौरान जो है मांगलिक कार्यों को करने की बिल्कुल मनाही हो जाती है। साथ ही कुछ नियमों का पालन करना भी आवश्यक माना गया है। हिंदू धर्म के अनुसार कोई भी कार्य शुभ मुहूर्त में ही करने का नियम है। और इस अवधि में सूर्य की चाल का विशेष ध्यान रखा जाता है। इसीलिए खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ नहीं माना गया है। अब इसको खरमास क्यों कहते हैं? खरमास इसलिए कहते हैं, खर माने गधा और मास माने महीना। तो क्या है कि सूर्यदेव की, जैसा अभी हमने कहा कि उनकी जो चाल है वो कम हो जाती है। और उनकी चाल कम होने की वजह से उनकी जो स्पीड है वो कम होती है। वो क्यों होती है कि जो उनके रथ में 7 घोड़े लगे हुए हैं उनको वो निकाल देते हैं और उसमें
2 गधे लगा लेते हैं। अब गधे और घोड़ों की स्पीड में तो ये बिल्कुल जो हमारे धार्मिक शास्त्र हैं उसमें है ये उल्लेख, जिसकी हम चर्चा अब आपसे कर रहे हैं। तो जब वो अपने रथ में उन गधों को लगा लेते हैं, और लगा इसलिए लेते हैं कि भाई क्योंकि सूर्य देव ऐसे ग्रह हैं या जितने भी बाकी ग्रह हैं वो चलते ही रहते हैं, चलायमान हैं, रुकते नहीं हैं, और इनको भी नहीं रुकना है, क्योंकि अगर सूर्य देव रुक गए तो सारा ब्रह्मांड रुक जाएगा, एक तरीके से सब कुछ स्थिर हो जाएगा। तो सूर्य देव तो चलते ही रहते हैं, चलायमान है। तो अब उनको अपना रथ भी चलाना है, और रथ चलाने के लिए उन्होंने क्या किया कि एक किसी नदी तालाब के किनारे अपने 7 घोड़ों को रेस्ट देने के लिए, आराम कराने के लिए कि चलो भाई ये यहाँ पर आराम कर लें, पानी वगैरह पी लें, कुछ खा पी लें, और तब तक मैं 2 गधे उनको वहाँ दिखाई दिए थे, उनको उन्होंने उस रथ में लगा लिया। तो इस करके उनकी स्पीड जो थी रथ की वो कम हो जाती है। और जब सूर्य देव की स्पीड कम हो जाती है रथ की, तो इसीलिए ये जो है खरमास कहलाता है। इसको खरमास या मलमास कहते हैं। और खरमास या मलमास को मांगलिक कार्यों के लिए शुभ इसीलिए ही नहीं माना गया है साथियों। ये खरमास या मलमास वर्ष में, जैसा मैं कह चुका हूं कि 2 बार पड़ता है। एक जब सूर्य धनु राशि में अपना प्रवेश करते हैं तब से, और दूसरा जब मीन राशि में प्रवेश करते हैं। मीन राशि में कब से प्रवेश कर रहे हैं और कब तक रहेंगे वो मैं आपको बता चुका हूं। तो ये दोनों ही राशियां गुरु बृहस्पति की हैं, और जब तक सूर्य इन राशियों में रहते हैं खरमास बना रहता है साथियों। और इस खरमास की अवधि में मांगलिक कार्य, जैसा मैं बार बार कह रहा हूं कि नहीं करने चाहिए। और खरमास के कुछ आवश्यक नियम भी हैं। नियम क्या है? ऐसी मान्यता है कि इस खरमास की अवधि में, जैसा कि मैं कहा, सूर्य की गति बहुत कम हो जाती है, स्लो हो जाती है, जिसके कारण कोई भी शुभ कार्य, ये बात यहां पर समझने वाली है, क्योंकि सूर्य के रथ की गति कम हो जाती है, धीमी हो जाती है, तो इसीलिए उस समय अवधि में कोई भी शुभ कार्य किया हुआ उसके हमें शुभ परिणाम प्राप्त नहीं होते, वो कार्य पूरी तरह से सफल और सिद्ध नहीं हो पाता है। यह है मुख्य कारण। इसलिए नहीं करना चाहिए खरमास में कोई भी बड़ा शुभ कार्य, चाहे कोई कितना ही आपको कहे कि नहीं जी बहुत अच्छा शुभ मुहूर्त निकल रहा है, तो आपको फिर भी उस शुभ मुहूर्त में अगर खरमास चल रहा है तो नहीं करना चाहिए। हमारे जो धार्मिक मान्यता है उनके अनुसार जो नियम कहते हैं, तो जिस कारण कोई भी शुभ कार्य सफल नहीं होता, जैसे कि विवाह करना, सगाई करना, वधू का प्रवेश है, गृह प्रवेश है, गृह निर्माण या फिर नया व्यापार आदि कोई आरंभ भी नहीं करना चाहिए। नामकरण या मुंडन आदि की भी जो ये प्रक्रिया होती है ये भी नहीं करनी चाहिए। खरमास एक ऐसा माह है साथियों कि जिसमें आपको जितना दान करेंगे जितना उतना ही पुण्य का अधिक से अधिक फल आपको प्राप्त होता है। और इस महीने में जरूरतमंद लोग या गरीब लोगों की मदद करने से भी बहुत बड़ा पुण्य मिलता है खरमास के दौरान अगर ये किया जाए तो। साथियों, दूसरा लाभ क्या है, दूसरा कार्य क्या करना चाहिए खरमास में? इस अवधि में अपनी सेहत और समृद्धि के लिए प्रत्येक दिन सूर्य देव को जल जरूर चढ़ाना चाहिए, अर्पित करना चाहिए, और इसका आपको नियम बना लेना चाहिए। सूर्य उदय से पहले स्नान करना चाहिए और चढ़ते सूर्य को अर्घ्य जरूर देना चाहिए। इससे आपके जो मनोकामनाएं हैं, मनोवांछित फल हैं, उनकी प्राप्ति आपको होती है, इसलिए आप ऐसा करें। नंबर 3, इस अवधि में गौ सेवा का विशेष महत्व होता है। जितनी अधिक गौ सेवा करेंगे, इसलिए गायों को गुड़ तथा हरा चारा भी खिलाते रहिए। साथियों, अगर आप गाय की सेवा नहीं कर सकते, यानी कि अगर आपके घर के आसपास गाय या गौ माता नहीं है, तो फिर उसमें आप परेशान ना हो। अगर ये संभव नहीं है आपके लिए कि भाई आप जाएं और गाय माता को, गौ माता को आप अपने हाथों से चारा खिलाएं या गुड़ खिलाएं या रोटी पर रख करके कुछ सफ़ेद मिठाई या चीनी रख करके उसको खिलाएं, घी, देसी घी लगा करके, ये करना चाहिए। लेकिन अगर ये सब संभव नहीं है तो आप एक काम कीजिएगा, फिर आप अपने घर में गाय की मूर्ति या तस्वीर लगाइए और पूरे माह गाय की पूजा कीजिए, गौ माता की। ऐसा करने से भी भगवान श्री कृष्ण जी की विशेष कृपा डिवोटीज को प्राप्त होती है, भक्तों को। तो इन बातों का आपको विशेष ध्यान रखना होता है खरमास के दौरान। और साथ ही साथ वैवाहिक कार्य, जैसा मैंने कहा, गृह प्रवेश, भूमि पूजन, मुंडन, तिलक, जिसको हम सगाई भी कहते हैं,
कार्यों को करने से कभी भी शुभ फलों की प्राप्ति नहीं होती है अगर ये कार्य खरमास के दौरान किए जाते हैं। और इस माह लोगों को किसी से लड़ाई झगड़ा करने से भी पूरी तरह से बचना चाहिए। झूठ भी बिल्कुल नहीं बोलना चाहिए। मांस, मदिरा, ऐसी चीजों का, किसी भी नशे वाली चीज का, वस्तु का सेवन, पदार्थ का नहीं करना चाहिए। उसके भी अशुभ परिणाम प्राप्त होते हैं। खरमास में आप क्या करें? भगवान विष्णु जी की पूजा जितना अधिक करेंगे उतना ही वो आपके लिए लाभकारी रहेगी। मां लक्ष्मी जी का आगमन होता है भगवान विष्णु जी की पूजा करने पर। आप विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ नित्य प्रतिदिन कीजिए अपने खरमास के दौरान, तथा आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ भी करना ना भूलें, करते रहें। तुलसी पूजन भी अवश्य करते रहिए और शाम के समय तुलसी के पौधे के सामने देसी घी का एक दीपक जरूर जलाएं। इससे आपके जीवन की समस्याएं दूर होंगी, कम होंगी। तो मेरे प्रिय साथियों, ये था खरमास को लेकर के एक छोटा सा हमारी चर्चा जो हमने अभी आपके साथ की है। आशा करते हैं कि ये चर्चा आपको पसंद आएगी और इससे आपको काफी लाभ की प्राप्ति भी होगी अपने जीवन में। तो साथियों, अगर ये आपको पसंद आई है तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही अधिक से अधिक मात्रा में वीडियो शेयर करेंगे तो इसका लाभ दूसरे लोगों को भी मिल पाएगा जानकारी का। और यदि आप चाहते हैं कि आने वाले दिनों में जो भी हमारे वीडियोस एस्ट्रोलॉजी के टॉपिक पर बनते हैं वे सभी विद नोटिफिकेशन सीधे आप तक पहुंच पाएं और आप उनका लाभ ले सकें, तो उसके लिए बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए। तो साथियों, अब इसी के साथ चर्चा को समाप्त करते हुए अपने कार्यक्रम का समापन करेंगे और अपनी वाणी को देंगे विराम और अपने आप सभी प्रिय दर्शक गणों से भी लेंगे इजाजत। तो इसी के साथ आप सभी का सहृदय बहुत बहुत धन्यवाद। जय माता दी।